नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर बाई सौरभ में। तो मेरा टॉपिक पोखरी के आवंटन और प्रबंधन से संबंधित है। दोस्तों, ये आवंटन कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, गांव में क्या सभी पोखरियों का आवंटन किया जाता है, यह आवंटन करने के लिए कौन पात्रता की श्रेणी में आते हैं और यह आवंटन कितने वर्षों के लिए होता है और इसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, आज हम इस पूरे टॉपिक को आपके सामने हम विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, जो ग्राम समाज की पोखरियां हैं उसका प्रबंधन जो होता है वो उत्तर प्रदेश सर्व संहिता 2006 की धारा 61 से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सर्व संहिता की धारा 61 में क्या दिया गया है, इसमें दो पॉइंट है, 61 क और 61 ख। 61 क में क्या दिया गया है, 61 ख में दोस्तों यह दिया गया है कि गांव में जो पोखरियां होती हैं, यानी अगर वो पोखरी का क्षेत्रफल जो है आधे एकड़ से कम है तो ऐसी पोखरियों को उस ग्राम समाज में उस ग्राम में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेगा। और दोस्तों, जो सेकेंड पॉइंट है यानी 61 ख जो दिया गया है, इसमें यह रूल है कि आधे एकड़ से ऊपर की पोखरियों का आवंटन भू प्रबंधक समिति और उपजिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के फलस्वरूप इसे नियमानुसार किया जाएगा। यानी हमने बताया कि ये धारा जो है 61 जो है वो किससे संबंधित है, पोखरी से, और इसमें दो प्रकार का है, यानी 61 क और 61 ख। 61 ख में आधा एकड़ से कम और 61 ख में आधे एकड़ से ऊपर की सभी पोखरियों का आवंटन किसके द्वारा किया जाएगा वो मैंने बताया। दोस्तों, इस पोखरी के आवंटन से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की नियमावली दी हुई है, उसमें नियम 57 और 58 दिए गए हैं। इस नियम 57 और 58 क्या किससे संबंधित है, आइए जानते हैं। दोस्तों, नियम 57 जो है वो छोटे पोखरियों के आवंटन से संबंधित है, जबकि नियम 58 जो दिया गया है वो बड़े पोखरियों के आवंटन से संबंधित होता है। दोस्तों, नियम 57 में छोटी पोखरियों का आकार जैसे वो कितने, यानी आधे एकड़ से ऊपर के लिए होगा, यानी आधे एकड़ से 5 एकड़ के बीच में यदि पोखरियों का आवंटन करना होगा तो वो किसमें होगा, नियम 57 के अंतर्गत किया जाएगा। और 5 एकड़ से ऊपर की पोखरियों का अगर आवंटन होता है तो उसकी प्रक्रिया जो दी गई है वो नियम 58 में दी गई है, यानी वो नियम 58 में दिया गया है। दोस्तों, नियम 57 के अंतर्गत पोखरी के आवंटन की जो प्रक्रिया है वह मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। दोस्तों, पहला पॉइंट तो यही है उसमें कि 61 ख के अंतर्गत जो पोखरी का आवंटन किया जाएगा, यानी आधे एकड़ से ऊपर की पोखरियों का जो आवंटन होगा उसके बारे में पहले पॉइंट में दिया गया, यानी आधे एकड़ से ऊपर और 5 एकड़ से कम की पोखरियों का आवंटन किसके द्वारा किया जाएगा, भू प्रबंधक समिति के द्वारा और एसडीएम महोदय के अनुमोदन के फलस्वरूप जो भी नियमानुसार होगा उसके द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, ये पोखरी का आवंटन जो होगा वो किस रूप में हो सकता है कि वो इस पोखरी का आवंटन मत्स्य पालन के लिए किया जाए, हो सकता है उस पोखरी का आवंटन सिंघाड़े के लिए, वो जो भी आवंटी होगा वो वहां पे जो प्राप्त करेगा वो इसका यूज जो होगा वो सिंघाड़े के लिए करे चाहे मत्स्य पालन के लिए करे। अगर आरक्षित किया जा रहा है मत्स्य पालन के लिए तो मत्स्य पालन का कार्य करेगा। अगर वो कुछ और केवल पोखरी का प्रबंधन दिया गया है तो वो हो सकता है कि सिंघाड़े का कार्य कर सकता है, या कुछ भी जो जल में होने वाले जो कृषि कार्य होंगे वो उसके द्वारा उसमें कर सकता है। दूसरे पॉइंट में यह है कि जब तालाबों का आवंटन प्रक्रिया किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, ये तहसील स्तर पर होता है। वर्तमान में क्या होता है कि गांव में तहसीलों पर हर गांवों से जो भी आवंटन करने योग्य पोखरे होते हैं या तालाब होता है, जो भी ऐसी भूमि होती है, उनका आवंटन के लिए लेखपाल महोदय क्या करते हैं कि जो भू प्रबंधक समिति के सचिव होते हैं यानी मंत्री का कार्य करते हैं, उनके द्वारा उन घाटों को तहसील स्तर पर मुहैया कराया जाता है। मुहैया कराने के उपरांत क्या होता है, उन घाटों का क्या होता है कि तहसील स्तर से उन घाटों का आवंटन के लिए वहां तहसील स्तर पर जो भी न्यूज़पेपर होंगे, यानी उस जो भी स्थानीय न्यूज़पेपर होगा वहां का, उसमें उस आवंटन की सूचना, यानी जो भी तारीख को आवंटन किया जाएगा, जिन घाटों का किया जाएगा, जिन ग्राम में किया जाएगा, उसकी सूचना प्रसारित की जाएगी।
जिससे यह ज्ञात हो सके, लोगों को यह मालूम हो सके कि आज तहसील में इन गांवों में पोखरियों का आवंटन किया जाएगा, जिससे उन ग्राम के लोगों को भी एक जानकारी मिल सके और वह उस शिविर में हिस्सा ले सके, और जो भी पात्र व्यक्ति हो उनको क्या हो, उनको आवंटन प्राप्त कराया जा सके। इस प्रकार से होता है ये प्रक्रिया। जो भी आगे होगी मैं आपके सामने फिर विस्तार से बताऊंगा आगे कैसे कैसे प्रक्रिया उस दिन तहसील में किसको आवंटन किया जाता है, वो प्रक्रिया में कितने पैसे जमा करने होते हैं, उन सभी को मैं विस्तार से आपके सामने बताने जा रहा हूं। दोस्तों, तीसरे पॉइंट में यह दिया गया है, उस नियम 57 के अंतर्गत तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि जो भू प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होगा उसका सचिव होगा, यानी जिन जिन ग्रामों में होगा उन सबके लिए फॉलो होगा। अगर कुछ ग्रामों का हो रहा है तो उन सबके लिए होगा। जैसे भू प्रबंधक समिति का अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान, और सचिव मतलब लेखपाल। और इसके अलावा जो उपस्थिति अनिवार्य की गई है वह किसकी है, नायब तहसीलदार से अन्यून श्रेणी का, यानी नायब तहसीलदार महोदय से न्यूनतम श्रेणी का नहीं होना चाहिए, यानी उनसे ऊपर के अधिकारी उस शिविर में जो भी भाग लेना होगा उस शिविर में उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, नियम 57 के चौथे पॉइंट में यह दिया गया है कि कलेक्टर महोदय के द्वारा नियुक्त किए गए मछुआ समुदाय के प्रतिनिधि के द्वारा, जो भी प्रतिनिधि होंगे मछुआ समुदाय का, उससे सूची तैयार करेगा। कौन सूची तैयार करेगा, लेखपाल, यानी जो सचिव होंगे वह मछुआ समुदाय की सहायता से एक मछुआरों की सूची तैयार करेंगे, यानी उस गांव में यदि मछुआरे हैं तो उनकी सूची वो उस प्रतिनिधि के द्वारा मिल करके तैयार कर सकते हैं। और जो भी उपनियम 5 में दिया गया, यानी नियम 57 के उपनियम 5 में जो भी नियम दिए गए हैं उसके आधार पर वो आवंटन प्रक्रिया में उनको वरीयता दी जा सकेगी। दोस्तों, नियम 57 के 5वें पॉइंट में दिया गया है कैसे हम पोखरी का आवंटन में किस जाति को वरीयता के रूप में देखेंगे। नियम 57 के 5वें पॉइंट में दिया गया है कि उस ग्राम में निवास करने वाले मछुआरे समुदाय के व्यक्ति को प्रिफर किया जाएगा। सेकेंड में उस ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसी भी SC ST व्यक्ति को, OBC व्यक्ति को, सामान्य जाति के व्यक्ति को प्रेफरेंस के रूप में देखा जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर फिर भी कोई व्यक्ति नहीं मिलता, यदि फिर भी उस शिविर में कोई व्यक्ति भाग नहीं लेता, जैसे ये गरीबी रेखा का मतलब, ये जो गरीबी रेखा का मानक होता है समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा उसे तय किया जाता है। जैसे वर्तमान में लगभग 46,000 से कम अगर कोई व्यक्ति पा रहा है, किसी का आमदनी 46,000 से कम, लगभग 46,000 से कम अगर है तो वो गरीबी रेखा से कम की श्रेणी में आता है। लगभग मैंने बोला लगभग 46,000 रुपए ग्राम स्तर के लिए मैंने बताया आपको। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति फिर भी नहीं मिलता तब क्या होगा कि उस न्याय संबंधित जो ग्राम पंचायत है तो वो जिस न्याय पंचायत में पड़ेगा, उस न्याय पंचायत में जो भी मछुआ समुदाय का व्यक्ति होगा उस शिविर में, यानी उस आवंटन की प्रक्रिया है उसमें भाग ले सकता है। फिर भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मुहैया होता तो उसके आगे वाले क्रम में दिया गया है कि उस विकास खंड में निवास करने वाला कोई भी मछुआ समुदाय का व्यक्ति उस आवंटन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। दोस्तों, इसके संबंध में इस नियम के बाद 5वें पॉइंट के बाद एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। उस स्पष्टीकरण में यह दिया गया है कि इससे मानेंगे मछुआ समुदाय के व्यक्ति का अर्थ केवट, मल्ला, मछुआरा, ये तो तीनों कंफर्म हो गया। इसके अलावा कहार, साध, बिंद, धीमर, तुरैया, तुराहा, ये जातियों को, इन जातियों से संबंधित ऐसा व्यक्ति जो परंपरागत रूप से मत्स्य पालन का कार्य कर रहा है तो उसी से संबंधित ये मछुआ समुदाय के अर्थ को लिया जाएगा। दोस्तों, नियम 57 के 6वें पॉइंट में लिखा गया है कि कोई भी पूर्ववर्ती खंड का व्यक्ति पश्चवर्ती खंड वाले व्यक्ति से पहले प्रीफर किया जाएगा। यानी मैंने जो भी क्रम आपको बताया, नियम 57 के 5वें पॉइंट में जो भी क्रम बताया,
जैसे पहले क्या देखेंगे कि उस ग्राम में मछुआरे समुदाय के जो भी व्यक्ति होंगे उनको प्रीफर किया जाएगा। अगर कोई नहीं होता है तो सेकंड में क्या होगा कि गरीबी रेखा से नीचे एससी एसटी या ओबीसी या जनरल कैंडिडेट को देखा जाएगा। अगर फिर भी कोई नहीं आता है तब क्या होगा, तीसरे नंबर पे उस संबंधित ग्राम पंचायत जिस न्याय पंचायत में पड़ती है उस न्याय पंचायत के अंतर्गत अगर कोई मछुआरा समुदाय का व्यक्ति इच्छुक है उस आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तो उसको प्रीफर किया जाएगा। यदि फिर भी कोई नहीं मिलता है तो चौथे पॉइंट में उस संबंधित न्याय पंचायत हो गया तो संबंधित विकास खंड यानी उस ब्लॉक के अंतर्गत जो भी मछुआ समुदाय का व्यक्ति होगा उस वो अगर आवंटन प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है तो उसको भी उस प्रक्रिया में प्रीफर किया जाएगा। यानी इस प्रकार से ये दिया गया है कि यही क्रम रहेगा किसमें, छठवें पॉइंट में। छठवें पॉइंट में दिया गया है, पांचवें पॉइंट में जो क्रम है उसी का विस्तार से बताया गया है कि कैसे उस क्रम को फॉलो किया जाएगा। सातवें नंबर पे यदि कोई व्यक्ति अगर एक से अधिक लोग वहां पर भाग ले रहे हैं तो क्या होता है कि अगर पात्र व्यक्ति एक से अधिक मिलते हैं तो वहां पर तहसील पर जहां नीलामी कराई जा रही है वहीं पर उसमें से सभी लोग नीलामी प्रक्रिया में भाग लेंगे। अगर नीलामी में क्या होगा, नीलामी कैसी होती है, जैसे मान लीजिए हम बोली लगाते हैं तो जिसकी बोली अधिक जाएगी उसको उस तालाब का आवंटन प्रदान किया जाएगा। यही अगर कोई सिंगल कोई मिलता है तो उसे उसी बोली पर जो भी तय किया जाएगा उसको उस पर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक से अधिक लोग उस प्रक्रिया में मिलते हैं यानी एक से अधिक लोग उस पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो क्या होगा कि वहां पर नीलामी कराई जाएगी जिसमें जो भी पात्रता सूची होगी जो तैयार होगी उसमें पात्र व्यक्ति को नियत समय के लिए जो भी वार्षिक भाटक होगा, यानी भाटक मतलब क्या होता है वर्ड यहाँ पर, भाटक मतलब लगान यानी जो किराया तय किया गया है उससे जो भी तय किया जाएगा उससे अधिक पर नहीं देगा, यानी एक फिक्स किराया हो जाएगा उसी पर उस पोखरी को उस मछुआ समुदाय के व्यक्ति को या जिस व्यक्ति को उस पोखरी का आवंटन किया गया है दे दिया जाएगा। दोस्तों 8वें पॉइंट में ये लिखा गया कि संहिता की धारा 189 व 190 के उपबंध इस नीलामी पर लागू होंगे। धारा 189 और 190 किससे संबंधित है? दोस्तों धारा 189 और 190 के बारे में बताना चाहते हैं कि 189 में दिया गया है कि जब वह आवंटन प्राप्त कर लेगा यानी जिसको आवंटन मिल जाएगा तो वो क्या होगा कि अगर जो भी राशि तय की गई होगी यानी जो भाटक तय किया गया होगा यानी जो लगान या जो किराया तय किया गया होगा उसे उस किराए का तुरंत 25% से लगभग 25% की राशि को उसे तुरंत जमा करना होगा और शेष राशि को उस 15 दिवस के भीतर या निर्धारित समय के भीतर उसे उस तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर जहां निर्धारित होगा उसे जमा करना होगा। यदि वो जमा नहीं कर पाएगा तो उसी के बारे में 190 में दिया गया है। दोस्तों मैंने ये बताया कि 25% उसे तुरंत जमा करना होगा, ये धारा 189। अगर दोस्तों वो जमा नहीं कर पाएगा तो वो क्या होगा कि वो आवंटन वहीं पर कैंसिल हो जाएगा और पुनः से उस पोखरी को विक्रय कर दिया जाएगा और वो जो जमानत की राशि होगी वो भी क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। यानी वो जो जमानत 25% जमा किए थे ना वो भी उनका क्या हो गया, सब कैंसिल हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा, उनको नहीं मिलेगा, वापस नहीं मिलेगा। यानी उनको यदि पोखरी का आवंटन में अगर चाहिए ही चाहिए तो उन्हें अपनी जो फिक्स राशि जो तय किए थे वो उनको उस स्थान पर जमा करना होगा। यानी समझ में आ गया कि पोखरी की प्रक्रिया जो आवंटन की है वो कैसे कैसे होती है। तो अगले पॉइंट में यह है कि क्या होता है कि जब बोली जब लगाया और उसने अपने पैसे को जमा कर दिया यानी जितनी बोली लगी वो उस पैसे को जमा कर दिए तो ऐसे अब आगे क्या होगा कि वो उनकी वहां पर जो तहसील स्तर पर जब वो फाइल को एसडीएम महोदय को अग्रसारित कर दिया जाएगा और अगले पॉइंट में क्या होगा कि एसडीएम महोदय को जब फाइल मिलेगी और वो चेक करेंगे, चेक करने पर ये जब पा जाएंगे कि ये आवंटी के द्वारा पूरी प्रक्रिया को सही सही अपनाया गया है तो वो ऐसे आवंटन को क्या कर देंगे, अनुमोदित कर देंगे। अनुमोदन देने के बाद वो इस अभिलेख को समिति को वापस दे देंगे। दोस्तों अगले पॉइंट में जब उप जिलाधिकारी महोदय अनुमोदन दे देंगे तब क्या होगा कि जो प्रपत्र होगा वो समिति को वापस जाएगा और एक आवंटन विलेख यानी आरसी प्रपत्र 15
निष्पादित कराया जाएगा, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा। दोस्तों अगले पॉइंट में दिया गया है कि ऐसा आवंटन जो ये किया जा रहा है, ये 5 वर्षों के लिए निष्पादित किया जाएगा, यानी 5 वर्षों के लिए ऐसा आवंटन होगा और इसको आगे न तो नवीनीकरण किया जाएगा और न ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों जो लगान होती है ना, वो वार्षिक तय होती है, लेकिन वो हर साल का अलग अलग वो अपना जमा करते रहेंगे और उनको वो 5 सालों तक वो एक्सेप्ट होता रहेगा। दोस्तों अगर पोखरी का आवंटन उस आवंटी को अगर मिलता है तो वो क्या क्या करेगा? वो दोस्तों मैंने बताया कि वो सिंघाड़ा लगा सकता है, वो मत्स्य पालन का कार्य कर सकता है, या वो हरी सब्जियों के प्रयोजन में उस पोखरी का यूज कर सकता है। वो जिस यूज में, अगर पोखरी का आवंटन मत्स्य पालन के लिए किया गया है तो सिर्फ मत्स्य पालन करेगा, यदि केवल पोखरी का आवंटन किया गया है तो वो जिस यूज में चाहता है उस यूज में लेगा। दोस्तों यदि आवंटन की अवधि में जो आवंटी है, यदि वो रूल को तोड़ता है, यानी वो रूल को तोड़ना कई प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि वो जो आवंटन की जो निर्धारित रकम है वो जमा नहीं कर पाता है, तो उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस आवंटन को निरस्त भी किया जा सकता है। दोस्तों अगले पॉइंट में, यानी जो लास्ट पॉइंट 15वें पॉइंट में दिया गया है कि अगर इस जो आवंटन, मान लीजिए किसी पोखरी का आवंटन हो गया, तो अब ऐसा नहीं कि अब मैं ही उसका एक छत्रराज नहीं हो गया कि मेरा पोखरी हो गया, अब मैं कुछ नहीं किसी को करने दूंगा, मैं भैंसों को पानी नहीं पिलाने दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता वो, ऐसा नहीं करना है उसको। यानी अगर जो भी ग्राम समाज के जो गांव के लोग हैं उसमें नियमित रूप से अगर कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मट्टी निकालने का कहीं से कार्य कर रहा है या किसी भी प्रकार का, मान लीजिए जो भी कुम्हार है मट्टी निकाल रहे थे, उसमें कुछ लोग जानवरों को पानी पिलाने का कार्य करते हैं, उसमें से कुछ लोग, दोस्तों कुछ लोग ऐसा हो सकता है तालाब में कपड़े धोते हैं, तो ऐसा नहीं कि जिसका आवंटन हो गया कह रहे नहीं मेरा पोखरी मेरी हो गई अब तुम इसमें मत आना, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा रूल नहीं है। वो जो व्यक्ति पहले से उसे अपने यूज में या ग्राम समाज के यूज में आए थे, वो उसको आपको मना नहीं कर पाएंगे आप कि आवंटन आपका हो गया, पोखरी नहीं लिखवा लिया आप, पट्टा हुआ है, केवल आवंटन हुआ है, ठीक ना। तो जैसे वो यूज कर रहे थे वो यूज करते रहेंगे, यानी जानवरों को पानी पिला सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, ऐसा वो कार्य करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई मट्टी बनाने वाला कुम्हार है, उसमें से मट्टी निकालता है कुछ, अगर मान लीजिए पोखरी में से सूखी हुई पोखरी है, अगर मट्टी निकाल लिया तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं रोकना है दोस्तों। हाँ ये दिक्कत है, मान लीजिए आप मछली पालन किए हुए हैं, अगर मछली पालन आप किए हैं, अब ये नहीं कि ग्राम समाज की पोखरी हम मछली मारेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। वो नहीं, आप उस पर तो रोक लगेगी कि आप मछली आप डाले हैं तो आप ही मारेंगे, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आया मछली मार के चला गया, ये ऐसा नहीं। मैंने पानी पीने के लिए कहा, अपना कपड़ा धोने के लिए कहा, जिससे आपको कोई पर्सनल नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ कोई ऐसा भी नहीं करना है कि उसमें कुछ केमिकल कोई लाके डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। जानवरों को पानी पिलाने से तो आपको नुकसान होगा नहीं। तो दोस्तों ये भी दिया गया है नियम 57 में उपनियम 15 दिया गया है, यानी ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे इस छोटे पोखरियों का आवंटन प्रक्रिया जो दी गई है पूरा नियम 57 में दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में प्रक्रिया आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों नियम 58 क्या है? दोस्तों नियम 58 में मैंने पहले ही बताया कि जैसे 357 में आधे एकड़ से 5 एकड़ के बीच की पोखरी, और अगर 5 एकड़ से ऊपर की पोखरी का आवंटन है तो वो नियम 58 दिया गया है। दोस्तों आधे एकड़ से 5 एकड़ का प्रक्रिया जो है वो तो चलता रहेगा, वो तो जो भी प्रक्रिया तहसील स्तर से फॉलो होगी वो तो होता रहेगा, लेकिन 5 एकड़ से ऊपर का अगर आवंटन है, पोखरी का प्रबंधन किसी को देना है, तब कैसे होगा? दोस्तों इसके संबंध में नियम 58 के उपनियम 1 में पहला पॉइंट दिया गया है कि संबंधित ग्राम पंचायत में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन रजिस्टर्ड हो,
और मत्स्य पालन विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो उसे वरीयता सूची में क्या लेंगे, पहले स्थान पर रखेंगे। दोस्तों इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे दिया गया है कि मतलब इसी में उपनियम 1 में दूसरा पॉइंट यह दिया गया है कि संबंधित न्याय पंचायत में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन दर्ज हो यानी रजिस्ट्रीकृत हो और मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त हो। दोस्तों पहले पॉइंट में ग्राम पंचायत में निवास करने वाला मछुआ व्यक्ति, सेकेंड पॉइंट में न्याय पंचायत में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन, थर्ड पॉइंट में उस विकास खंड में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्ति को देखा जाएगा, फोर्थ पॉइंट में उस जनपद में निवास करने वाले व्यक्ति को देखा जाएगा, यानी किस समुदाय के व्यक्ति को, मछुआ समुदाय के व्यक्ति को जो रजिस्टर्ड हो। दोस्तों पांचवें पॉइंट में किसे देखा जाएगा, एससी एसटी व्यक्ति का, एससी एसटी जाति का कोई व्यक्ति है अगर वो भी सहकारी समितियों से पंजीकृत है और मत्स्य पालन विभाग में रजिस्टर्ड है तो उसको देखा जाएगा। दोस्तों छठवें पॉइंट में अन्य सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत हों और मान्यता प्राप्त हों उनको प्रेफरेंस के रूप में लिया जाएगा। दोस्तों नियम 58 के उपनियम 2 में यह दिया गया है कि नियम 57 के जो भी रूल होंगे वो सभी रूल इस नियम 58 के लिए भी लागू होंगे, यानी प्रेफरेंस तो इस हिसाब से होगा लेकिन जो अन्य रूल होंगे वो सभी रूल नियम 57 की तरह ही इसमें भी लागू होंगे। मतलब समय समय पर वार्षिक भाटक के रूप में यानी वार्षिक लगान के रूप में, किराए के रूप में उसे आवंटन किया जाएगा। तो जो राशि लिखी गई है इस नियम में ना, राशि लिखी गई है इस उपनियम में, वो राशि लिखी गई है कि ये 4,000 रुपए प्रति एकड़ से कम की राशि पर यह आवंटन नहीं दिया जाएगा। यानी इस प्रकार से मिनिमम बोली जो होगी वो 4,000 पर एकड़ से ही शुरू होगी। मैंने आज आपके सामने पोखरी के प्रबंधन और आवंटन की प्रक्रिया को विस्तार से बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने तक इसे सीमित मत रखिए, इसे दोस्तों में शेयर करिए और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।